हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गणित शिक्षण की विधियां, जिसमें हम आज पढ़ेंगे निगमन विधि। इससे पूर्व में हमने पढ़ी थी आगमन विधि। चलिए बात करते हैं अपन निगमन विधि के बारे में। देखिएगा, इसके जो जनक है वो भी अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु को ही माना जाता है। इन्होंने सामान्यतः इस विधि में आपको यह ध्यान रखना है, नि मतलब नियम। नियम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम गणित शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें नियम के माध्यम से हम उदाहरणों को समझते हैं, तो वो विधि कौन सी होती है? निगमन विधि होती है। देखिएगा, हमने इसे पूर्व पढ़ी थी आगमन विधि। दोनों को साथ में लेकर चलते हैं अपन थोड़ा सा। आगमन और निगमन। निगमन मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है, नी से नियम। नियम का मतलब होता है सूत्र, और सूत्र से पहले सूत्र दे दिया जाता है और उसके पश्चात उदाहरण हल करते हैं। पहले सूत्र और फिर उदाहरण हल करते हैं इस विधि के अंतर्गत। लेकिन बात करें आगमन की, कल हमने पढ़ी थी आगमन। तो आगमन में क्या होता है, यह नियम नहीं दिया जाता, पहले क्या दिया जाता है? उदाहरण। उदाहरण और फिर कहां पहुंचते हैं अपन? नियम तक पहुंचते। तो आपको विशेषकर यह ध्यान रखना है कि जो दोनों जो विधियां हैं उनमें किसमें पहले उदाहरण लिया जाता है, किसमें पहले नियम लिया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी है कि यहां पर नी है। नी का मतलब सीधा सीधा, यह सबसे बढ़िया तरीका है, नी से नियम। बस ये ध्यान रखो। अब अपने आप पता चल गया कि नियम अगर पहले आ रहा है तो बाद में क्या आएंगे? उदाहरण आएंगे। तो दोनों में आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कि आगमन में पहले नियम आना है या फिर निगमन में पहले नियम आना है, या फिर उदाहरण पहले किसमें आना है। ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि निगमन में नी लिखा हुआ है, इसका मतलब नी से आपको क्या रखना है? नियम पर ध्यान रखना है। और पहले अगर नियम आ रहा है, इसका मतलब नियम किसमें आएगा? निगमन विधि में आएगा। और उसके बाद हम किसको सोल्व करेंगे? उदाहरणों को हल करेंगे। इसलिए इस विधि में हम कहां से कहां चलते हैं? नियमों से उदाहरण की ओर चलते हैं। देखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक है बी.डी. भाटिया। बी.डी. भाटिया। और बी.डी. भाटिया ने क्या कहा है कि जो ये विधि है, या फिर यूं कहें कि एक प्रकार से जो नियम है, वो तथ्यों के जानने के एक प्रकार से यूं कहा जा सकता है कि तथ्यों को जानने की विधियां हैं। या किसी भी तथ्य को अगर हम जानना चाहते हैं तो किसके माध्यम से जानेंगे? नियम के माध्यम से जानेंगे। तो ये कहा कि नियम तथ्यों को जानने की विधि या तरीका है। बी.डी. भाटिया ने क्या कहा है कि क्या है? नियम क्या है? तथ्यों को जानने की एक प्रकार से विधि है या फिर एक तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, छात्र को सबसे पहले हम क्या देंगे? सूत्र देंगे और बहुत सारे उदाहरण उससे क्या करवाएंगे, उसके पश्चात हम हल करवाते हैं। और ऐसा करने से ये क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि इससे क्या होता है, जो अपने नियम माना है, जो सूत्र हमने माना है, उसकी सत्यता हमें प्राप्त हो जाए कि ये जो नियम हमारा है वो सही है या गलत है। इस चीज की पुष्टि करने के लिए, नियम की सत्यता को परखने के लिए, जांचने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? अनेक सारे उदाहरणों को उस नियम के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। कल की तरह इसमें भी हम बात करेंगे अलग अलग जो शिक्षण के सूत्र हैं, वो कौन कौन से शिक्षण के सूत्र इसमें काम में लिए जाते हैं, वो शिक्षण के सूत्र हम देखेंगे। कल हमने आगमन जो विधि थी उसमें भी शिक्षण सूत्र का अध्ययन हमने किया था, तो वैसे ही कौन कौन से शिक्षण सूत्र इसमें चलते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों जो विधियां हैं वो एक दूसरे की कैसी हैं? विपरीत विधियां हैं। और इन दोनों विधियों में क्या होता है, जो शिक्षण सूत्र हैं वो भी एक दूसरे के कैसे होंगे? विपरीत होंगे। देखिएगा कौन कौन से हैं। पहला शिक्षण सूत्र हम काम में लेते हैं। इसमें देखिएगा, मैंने कल आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि आपको इसके माध्यम से आप आसानी से इसके जो शिक्षण सूत्र हैं उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो वो लाइन एक बार फिर से हम लिखते हैं और उसके बाद अपन जो शिक्षण सूत्र बनते हैं उसको अपन देख रहे हैं। देखिएगा, इसमें मैंने कल लिखा था पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को
उदाहरण द्वारा सरल करना। ये लाइन मैंने कल लिखी थी, पिछली अपनी जो आगमन विधि थी उसमें भी लिखी थी। अब देखिएगा उसमें हमने क्या किया था, नीचे की ओर चले थे, नीचे की ओर क्या किया था हमने, एरो लगाए थे और उसका विपरीत हमने लिखा था। आज अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर की ओर चलेंगे। देखिएगा यहां पूर्ण है तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, अंश। यहां चलेंगे विशिष्ट तो यहां पर सामान्य, यहां पर ज्ञात तो यहां पर क्या आ जाएगा, अज्ञात। यहां पर उदाहरण है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नियम। यहां पर सरल है तो यहां पर क्या आ जाएगा, कठिन। यहां पर क्या आ जाएगा, कठिन आ जाएगा। अब देखो, अब इससे अपन आसानी से क्या बना सकते हैं, शिक्षण सूत्र अपन बना सकते हैं कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र इसमें बनते हैं। तो देखिएगा पहला अपन लिख रहे हैं, पहला शिक्षण सूत्र अपना इसमें लिखा हुआ है अंश से पूर्ण की ओर। तो कल वाला था जो हमने लिखा था आगमन विधि में, पूर्व में जो पढ़ा था उसमें क्या था, हमने एरो कहां बनाया था, नीचे की ओर बनाया था और पूर्ण से अंश की ओर बनाया था। लेकिन आज हमने ये लाइन लिखी है और इसमें हम विपरीत काम में ले रहे हैं। ऊपर जो चीजें आ रही हैं वो पहले आएगी, ये वाली बाद में आएगी। तो देखिएगा कैसे होगा, पहला शिक्षण सूत्र बनता है, इसमें कैसे कैसे शिक्षण कैसे करवाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा शिक्षण अंश से पूर्ण की ओर करते हैं। शिक्षण कैसे करेंगे, अंश से पूर्ण की ओर करेंगे। कैसे करेंगे, अंश से पूर्ण की ओर। मैंने ये लाइन लिखी है उसी से बना रहे हैं हम, देखिएगा। दूसरा सामान्य लिखा है, विशिष्ट लिखा है, तो इसमें बन जाएगा शिक्षण कैसे होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर नेक्स्ट शिक्षण सूत्र चलते हैं, इसमें हमने ज्ञात लिख रखा है, ऊपर अज्ञात तो हो जाएगा। तीसरा अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्यों है अज्ञात, हमारे लिए क्या है, सूत्र है वो हमारे लिए अज्ञात है, केवल हमें दिया गया, उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से कोई जानकारी नहीं है। ये कैसे बना है, इसमें अलग अलग जो भाग हैं वो क्या क्या है, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। केवल हम क्या करते हैं, तो अज्ञात वो सूत्र हमारे लिए कैसा है, अज्ञात है। और हम ज्ञात की ओर कैसे बढ़ते हैं, जो उदाहरण होते हैं वो लगभग हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो चीजें हैं उनके माध्यम से करते हैं। तो वो ज्ञात हमारे लिए उदाहरण जो है वो कैसे हो जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे। तो हम कहां से कहां चलेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर। फिर नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4, अज्ञात से ज्ञात की ओर हो गया। अब चलते हैं, ये लिखा था अपन ने आगे वाला, देखो तो उदाहरण और नियम। तो कहां से कहां की ओर चलेंगे, उदाहरण से नियम की ओर। तो यहां लिख देते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे चलते हैं। आगे कौन सा आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर ये है ये वाला। तो कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर। सारी चीजें आपके सामने रख दी गई है, केवल एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ये वाली लाइन अगर आपके ध्यान में है तो दोनों जो विधियां हैं उनके शिक्षण सूत्र आप आसानी से ध्यान में रख पाएंगे। किसी प्रकार से आपको रटने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से आपको ज्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लाइन ध्यान में रखनी है, आगमन है तो नीचे ले आओ, निगमन है तो ऊपर ले जाओ, बस इतना सा, और कुछ नहीं करना। शिक्षण अंश से पूर्ण की ओर, मतलब ये हुआ कि हम एक छोटा सा फॉर्मूला लेकर के एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर लेते हैं, उसको हल कर देते हैं। तो पूर्ण अंश से कहां की ओर हो जाता है, पूर्ण की ओर हो जाता है। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर,
हमारे पहले वाला था तो विशेष से सामान्य की ओर था, यहाँ पर एक छोटा सा सामान्य सा सूत्र होता है और बड़े बड़े जो प्रश्न हैं उनको हम हल कर लेते, तो कहां से कहां चलते हैं, सामान्य सूत्र से बड़े उदाहरण की ओर चलते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारे लिए जो सूत्र है वो अज्ञात होता है और उदाहरण हमारे लिए कैसे होते हैं, ज्ञात हो जाते हैं। ये भी यही है, नियम है, नियम का मतलब सूत्र है और उससे क्या करते हैं हम उदाहरण हल कर देते हैं। और कठिन है हमारे लिए जो फॉर्मूला है वो शुरू में कैसा रहता है, कठिन रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हमें उसकी पूर्णतः जानकारी नहीं होती है, केवल हम उसको रट करके ध्यान में रख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है या इसको इसके माध्यम से हल किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो उसकी हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसलिए वो हमारे लिए फॉर्मूला कैसा होता है, कठिन है, और उसके माध्यम से हम कहां की ओर जाते हैं, उदाहरण की ओर जाते हैं जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, हमारे लिए सरल होते हैं। चलो अब देखते हैं अपन जो अपनी निगमन विधि है इसके गुण और दोष। तो देखिएगा, पहले देखते हैं गुण। निगमन विधि के गुण, कौन कौन से गुण हैं निगमन विधि के, वो अपन देखने वाले हैं। तो पहला गुण देखते हैं, इस विधि से शिक्षण कार्य तीव्र होता है। क्यों होगा तीव्र, क्योंकि फॉर्मूला देंगे, सूत्र देंगे, उसमें मान रखेंगे, छात्र के सामने आंसर आ जाएगा। इसलिए फटाफट से आगे हम जितनी भी जो समस्याएं आएगी उनका सॉल्यूशन करते रहेंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस विधि से शिक्षण कार्य कैसा होता है, तीव्र हो जाता है। और अगर तीव्र होगा तो क्या होगा, निश्चित समयावधि में पाठ्यक्रम पूर्ण होता है। यानी इस विधि के माध्यम से अगर हम पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य कैसा होगा, तीव्र होगा। और तीव्र होगा तो सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगा, अपना जो पाठ्यक्रम एक निश्चित समयावधि होती है उसमें क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। नंबर 3, इसमें छात्रों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे वाली है वो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है वो देखिएगा, इस विधि से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। यानी यही एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। तो निगमन विधि के आधार पर ही पाठ्य पुस्तकें बनती हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से पाठ्य पुस्तकों का विकास होता है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, तो कौन सी विधि होगी, निगमन विधि होगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं, इस विधि से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि छात्र क्या करेंगे, उस चीज को बार बार याद करते रहेंगे, रिपीटिशन करते रहेंगे, तो इससे क्या हो जाता है, उनकी स्मरण शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं, क्या होगा कि जो छात्र हैं, इस विधि से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है।
छठवां आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से क्या होगा, जैसे जो उच्च स्तरीय कक्षाएं हैं उनके लिए ये विधि है वो बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि उच्च स्तरीय कक्षाओं की मानसिक शक्ति जो छात्र होते हैं उनकी मानसिक शक्ति अच्छी होती है, तो जिसके माध्यम से सूत्र में मान रखा और सॉल्यूशन कर दिया। इसलिए जो निगमन विधि है वो उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए क्या होगी, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। चलो अपन दोस्त देख लेते हैं निगमन विधि के कौन कौन से दोष हैं वो देखते हैं। इसके द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि छात्र को क्या दिया जाता है, सूत्र दिया जाता है, छात्र उसको क्या करता है, रटता है और कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, उसको भूल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो कैसा नहीं है, स्थायी नहीं है। जबकि आगमन जो विधि है उसमें क्या होता है, छात्र स्वयं उदाहरण के माध्यम से नियम बनाना सीख जाता है, तो वो ज्ञान कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, गणित प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। अगर निम्न स्तरीय कक्षाओं की हम बात करते हैं तो उस समय जो बालक होते हैं उनको हम किसके माध्यम से समझा सकते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं। उन बालकों को समझाने के लिए पहले हम नियम उनके सामने नहीं रख सकते। इसलिए ये जो प्रारंभिक जो गणित होती है, बालकों को जब हम गणित पढ़ाना प्रारंभ करते हैं उस स्थिति में क्या होगा, ये विधि क्या नहीं है, अच्छी नहीं है। उसके बाद देखते हैं, मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। रटने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है लेकिन मानसिक शक्तियों का विकास इसके माध्यम से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि छात्र को सीधा सीधा क्या दे दिया, सूत्र दे दिया, फॉर्मूला दे दिया और कह देते हैं कि इसमें मान रखो और आपके सामने उसका उत्तर आ जाएगा, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो छात्र को ज्यादा मानसिक शक्तियों का विकास करने का या फिर उनको अलग अलग सोचने का, चिंतन करने का या निर्णय लेने का, ऐसी जो क्षमताएं हैं या ऐसी जो कोशिशें हैं वो छात्र करता नहीं है और केवल क्या करेगा, मान रखेगा सूत्र में और फिर सीधा आंसर उसके पास आ जाएगा। इसलिए छात्र की मानसिक शक्ति का विकास नहीं हो पाता। फिर इसके बाद देखते हैं, यह विधि रटने की प्रवृत्ति का क्या करती है, विकास करती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो फॉर्मूला होता है छात्र को कह दिया जाता है कि इन प्रकरणों के लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। छात्र क्या करेगा, केवल उन फॉर्मूलों को रटता रहेगा। छात्र ये नहीं सोचता कि, या छात्र को ये नहीं पता होता है कि हमें किस प्रकार से समस्या का समाधान अपने स्तर पर करना है। केवल छात्र को जैसा पढ़ाया जाता है वैसा छात्र पढ़ता रहता है। इसलिए ये विधि क्या करती है, छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास करती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अलग अलग प्रकरणों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अलग अलग सूत्रों की आवश्यकता होती है। हर एक प्रकरण के लिए हमने गणित विषय में पढ़ा है कि हर प्रश्नावली में हमने क्या किया, अलग अलग जो सूत्र हैं उनका अध्ययन किया है, उनको हमने कई बार रटा है। तो वही चीज यहाँ हो रही कि इसमें क्या होगा, अलग अलग जो अपने प्रकरण होते हैं, अलग अलग जो टॉपिक होते हैं, अलग अलग जो बिंदु होते हैं, उनको समझाने के लिए क्या होता है, अलग अलग सूत्रों का उपयोग किया जाता है। और वो क्या होता है, उससे छात्रों के शिक्षण में क्या होती है, कठिनाई अनुभव होती है। क्यों होती है? क्योंकि छात्र को याद रखना मुश्किल हो जाता है। इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, छात्र आसानी से याद उनको नहीं रख पाता। जबकि आगमन में क्या होता है, छात्र को फॉर्मूला बनाना ही सिखा दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, आसानी से छात्र फॉर्मूला बना लेता है और उदाहरण के माध्यम से उसको हल कर देता है। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, इसके दोष हो गए। ये आपकी जो निगमन विधि है वो पूर्ण होती है। ठीक है, अपनी ऐसे ही कक्षाएं जारी रहेंगी और आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो साथी हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं और जो लिंक है उनको शेयर करें। धन्यवाद।